इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि। तो आप सब कमेंट कर रहे थे कि आप पाठ के अंदर के प्रश्न का भी हल बताइए। तो इस वीडियो में A to Z क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे, चाहे वो पाठ के अंदर का सवाल हो चाहे अभ्यास का सवाल हो। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुने। प्रतिनिधि का अर्थ है, ठीक है, तो इसको आपको बताते हैं PDF से। आप सबकी सुविधा के लिए ना पेज नंबर भी लिख दिए हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा सवाल कितने पेज नंबर में है और आप आसानी से अपनी किताब में ढूंढ के लिख पाएँ। तो देखिए सही विकल्प चुने। पहला है प्रतिनिधि का अर्थ है। तो क्या होता है प्रतिनिधि का अर्थ है? लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति। तो अ नंबर में टिक मार देंगे। राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो विधानसभा के लिए चुन रहे हैं ना, तो उसको विधायक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, संसद का गठन। तो पहला सवाल है, संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? संसदीय सरकार में जैसे कि पता है कि संसद में दोनों आता है, कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो उत्तर लिखेंगे, आम लोग अपने मत का प्रयोग कर संसद में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। समझे? जैसे प्रधानमंत्री है, कोयला मंत्री है, उनका जो पूरा मंत्रिमंडल होता है ना, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? वोट दे के चुनते हैं। इस प्रकार संसदीय सरकार में आम लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। आम लोग डायरेक्ट नहीं जाते हैं संसद में बैठने, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं? वो अपने प्रतिनिधियों को अपने वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से चुनते हैं और उन्हीं के लोग संसद में जाके बैठते हैं और उन्हीं लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। दूसरा सवाल है, प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों जरूरी होता है? प्रतिनिधियों को, जिनको हम सब वोट देकर चुने हैं, तो उत्तर लिखेंगे, प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना जरूरी होता है ताकि वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका हल कर सकें। लोगों की समस्याओं को सुनेंगे तब ना प्रतिनिधि को पता चलेगा कि आखिर समस्या क्या है, तब उसका हल निकाला जाएगा। तीसरा सवाल है, प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए ही क्यों किया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए ही किया जाता है ताकि वे निरंकुश न बन जाए और अगले चुनाव में जीतने के लिए उचित काम करें। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को बना दिए कि हाँ, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम बने रहो, जैसे प्रधानमंत्री बने रहो, तो समझ रहे हो, निरंकुश बन जाएगा, वो अपना मन का करने लगेगा, ठीक है। ये जो चुनाव होता है ना 5 साल पे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, तो उनको डर बना हुआ रहता है कि नहीं, कुछ तो काम करना पड़ेगा भलाई का, जनता के भलाई के लिए, नहीं तो अगली बार जनता वोट दे के नहीं चुनेगी। वोट है, क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है? ठीक है, आम लोगों की भागीदारी कि हाँ, वोट दे दिए और प्रतिनिधि को चुन लिए, बस हो गया खत्म, ठीक है। अब कोई अधिकार नहीं बचा आम लोगों का, सिर्फ यही काम है नेता को चुन करके भेजना। तो वो लिखेंगे उत्तर नहीं, क्योंकि प्रतिनिधि ठीक से काम ना करे तो आम लोग इन्हें अगली बार वोट ना देकर सरकार में शामिल होने से रोक देते हैं। समझे? तो जनता भी देखती रहती है कि कौन सरकार अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए प्रतिनिधियों पर काम करने का दबाव हमेशा होता है। पांचवा सवाल है, प्रतिनिधि चुनाव क्यों जरूरी है? शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, सारी जनता तो सरकार में शामिल हो ही नहीं सकती। इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है, सदन में कौन कौन बैठेगा? लोकसभा राज्यसभा में नहीं ना बैठ पाएगा। इसलिए जनता की ओर से प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो सरकार बनाकर जनता के हितों में काम करते हैं, उनके भलाई के लिए काम करते हैं। अतः प्रतिनिधि चुनाव जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर 21 का फोटो, ये बिहार का मानचित्र है और ऐसे छोटा छोटा जो बनाया गया है ना, तो बहुत सारा क्या दिखाया गया? निर्वाचन क्षेत्र दिखाया गया, निर्वाचन क्षेत्र। तो बिहार को कई सारे क्षेत्र में बांट दिया गया, तो उस क्षेत्र से है ना एक नेता चुने जाते हैं। दिखाया गया है कि गोपालगंज, तो गोपालगंज का निर्वाचन क्षेत्र है, सासाराम, और पीला वाला क्या? गया, और ये हरा वाला क्या? जमुई। ऊपर दिए गए नक्शे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, पहला सवाल है, बिहार के प्रमुख शहरों के चुनाव क्षेत्रों को पहचान कर उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम बताइए। निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम भी बताना है।
ठीक है, कुछ कुछ का बताना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे बिहार में 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जैसे पाटलिपुत्र, पटना साहिब, हाजीपुर, वैशाली, जहानाबाद, गया, ठीक है, आदि 40 गया है, तो 40 को तो लिखना नहीं है, कुछ का लिखना है, तो लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम भी बताइए, तो कुछ का लिख देते हैं, ठीक ना। पाटलिपुत्र से, समझे, पाटलिपुत्र से ना मीसा भारती जीतती है, लालू यादव की क्या है, बेटी हैं, ठीक है। कहाँ से, पाटलिपुत्र से, मीसा भारती आरजेडी से हैं, और पटना साहिब से जीते हैं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इतना लिख देंगे, काफ़ी है। दूसरा सवाल है, आपके सांसद का क्या नाम है, वे किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। तो देखिए हम रहते हैं कहाँ, पटना में रहते हैं, तो हम वोट दिए थे पटना साहिब से। तो आप जहाँ के हैं ना, तो वहाँ के जो सांसद हैं उसका नाम आप पता कीजिएगा और लिखिएगा, और वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं ये भी आप पूछ लीजिएगा अपने माता पिता से। तो लिखेंगे मेरे सांसद का नाम पता है, ये पुराना वाला है, ठीक है, बहुत पुराना है। तो लिखेंगे मेरे सांसद का नाम, हम क्या बोले, पटना साहिब से दिया ना, तो रविशंकर प्रसाद हैं, वो चुने गए हैं, जो पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। नक्शे को अलग अलग रंगों से दिखाने का प्रयास क्यों किया गया है। तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान के लिए, समझे, अलग अलग रंग से रंगा गया है। उसके बाद बोला गया है बिहार के मुख्य राजनीतिक दलों के नाम पता कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे जनता दल यूनाइटेड, ये तीर का निशान है, कौन, नीतीश कुमार जी का पार्टी है। भारतीय जनता दल, ठीक है ये, और उसके बाद हो गया कांग्रेस, राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, ये लालू प्रसाद जी वाला, लोजपा, ठीक है, ये पासवान जी वाला, जैसे चिराग पासवान जी वाला, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, पूरा नाम भी याद रखिएगा। पांचवा है किसी भी राजनीतिक दल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे उसके चुनाव चिन्ह से, ठीक है, उसके चुनाव चिन्ह से पहचाना जा सकता है। जैसे कांग्रेस का क्या है, पंजा छाप है, तो पंजा देखते हैं तो पहचान जाते हैं। जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का है तो कमल है, तो बस पहचान गए। छठा है राजनीतिक दलों का मुख्य काम क्या होता है। तो उत्तर लिखेंगे राजनीतिक दलों का मुख्य काम सरकार बनाना और अपनी जनता की समस्याओं का समाधान करना है। देखिए पेज नंबर 31, प्रश्न है शिक्षिका की मदद से पता कीजिए कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, यानी राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें आम लोग है ना, जैसे जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनने के लिए वोट देते हैं ना, उस तरह से वोट नहीं देते हैं। एक निर्वाचक क्या होता है, मंडल होता है, समझे, उसी के सदस्यों के द्वारा क्या होता है, वोटिंग होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधानसभा जैसे बिहार का बात करें तो जहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं, समझे, जिस सदन में। अब देखिए पेज नंबर 33, देखिए यहाँ पर 8वीं लोकसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। तो सबसे अधिक सीटें है ना, सबसे अधिक सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला था, कितना, 404। दूसरा प्रश्न है किस दल को सबसे कम सीटें प्राप्त हुई। तो उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय दल में सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त हुई, इन्हें मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई, बताइए, सिर्फ 2 सीटें। तो यहाँ पर देख रहे राष्ट्रीय दल लिखा हुआ, देखिए दल 2 प्रकार का होता है, ठीक है, दल 2 प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय दल होता है, एक क्या होता है, क्षेत्रीय दल होता है। अगर राष्ट्रीय दल की बात करें तो कांग्रेस है, बीजेपी है, ये सब राष्ट्रीय दल में आते हैं, समझे, ये चुनाव पूरे देश में लड़ते हैं। उसके बाद है क्षेत्रीय दल का बात करें, जैसे नीतीश जी का पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, तीर वाला। उसके बाद लालटेन वाला राष्ट्रीय जनता दल, नाम में राष्ट्रीय लगा हुआ है लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टी है। अब देखिए पेज नंबर 34, 13वीं लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया। 13वीं लोकसभा चुनाव में, तो उत्तर लिखेंगे 13वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा 182 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई। बताइए 182 सीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा दल होते हुए भी वह पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना सके। देखिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा 182 सीट जीती, बहुत ज़्यादा,
बाकी जो पार्टी थे ना उनको कम सीट मिला, तो सबसे बड़ा पार्टी बन के उभरी भाजपा। लेकिन फिर भी वो अकेले सरकार क्यों नहीं बना सके? तो आपको पता होगा लोकसभा में है ना 543 सीट है, तो 543 में से है ना 272 सीट चाहिए किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। अगर मान लेते हैं कि कम आ जाता है तो क्या करते हैं, सरकार जो है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं भाजपा 182 सीट, तो अकेले सरकार नहीं बना सकती है, तो इसमें और पार्टी क्या होता है शामिल हो जाते हैं, ठीक है, ताकि है ना 272 सीट हो या उससे ज़्यादा हो जाए ताकि वो सरकार बना सके। अगला सवाल है, जो गठबंधन सरकार बनाई गई उस गठबंधन का क्या नाम था? तो एनडीए नाम था, एनडीए, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आपकी समझ में क्या बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए? कारण सहित समझाइए। इसमें बोला गया एक पार्टी का सरकार बनना चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिले, तो लिखेंगे हाँ, बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए। संसद में सभी जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो सब समान होते हैं, फिर तो उनमें जो बहुमत में होगा वही सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व करेगा और उसी को सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए ना, ताकि गठबंधन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं हो। क्या इस तरह के गठबंधन से बनी सरकार शक्तिशाली सरकार हो सकती है? कारण सहित समझाइए। तो हाँ, हो सकती है। उत्तर लिखेंगे, यदि ये गठबंधन समान विचार वाले दलों की हो तो सरकार स्थायी और शक्तिशाली होती है, जहां किसी एक के समर्थन खींचने की संभावना नगण्य यानी बहुत कम होती है। समझे? मान लेते हैं कि एक पार्टी जीता 200, ठीक है, यहाँ पर बस दो ही पार्टी का उदाहरण ले रहे हैं, और ठीक है, उसके बाद एक और पार्टी मान लेते हैं 72, तो 272 मिल गया 543 में, तो सरकार बना दी, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि दोनों का मत सेम ही है, एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह का विचार है, तब तो ये 5 साल तक रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि 2 साल हुआ, अब इस पार्टी को ना दिक्कत होने लगा, समझे, इस पार्टी से, क्योंकि विचार नहीं मैच किया, तब ये क्या हो गया ना, अलग हो जाएगी, बोलेगे कि नहीं हम आपके जो गठबंधन है ना उससे अलग होना चाहते हैं, तो ये अलग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इस पार्टी को ना जो 200 ही मिला, 200 ही मिला था, आप सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी समर्थन खींचने से दूसरा पार्टी का। यहाँ पर दो ही पार्टी का उदाहरण लिए हैं, समझे। ये गठबंधन में ना बहुत सारा पार्टी होता है, और 3 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, समझे। अब देखिए पेज नंबर 35 का प्रश्न, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल या सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो देखिए बहुमत प्राप्त दल यानी जिस दल को ना सबसे ज़्यादा वोट मिला है, समझे, 272 मिला या 272 से ज़्यादा मिला, या फिर गठबंधन का सरकार है, तो सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है, क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपने मंत्रिपरिषद में सहयोगियों को ले सकते हैं? शिक्षिका की मदद से चर्चा कीजिए। तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, तो उत्तर लिखेंगे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह लेकर अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का चयन करते हैं। तो राष्ट्रपति से सलाह लेना क्या है, जरूरी है। अब देखिए पेज नंबर 36 का सवाल, यदि आपको अपने इलाके के बारे में प्रश्न पूछना होता तो आप अपने सांसद से क्या प्रश्न पूछते हैं? तो जैसा देख ही रहे, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बहुत बढ़ रहा है, समझे, पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम हो रहा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो मौसम में बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ये सब सवाल पूछते हैं। और क्या, तो मैं प्रश्न पूछता कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत अधिक क्यों बढ़ गई है। अगला सवाल देखिए, इस अविश्वास प्रस्ताव वाले नियम के पीछे क्या कारण हो सकता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो लिखेंगे, मंत्रिपरिषद आता है ना समझ में, प्रधानमंत्री के जो सहयोगी होते हैं, जैसे उसमें ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें कोयला मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब रहते हैं, तो उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, मंत्रिपरिषद निरंकुश न हो जाए इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया है, ताकि बाकी विपक्ष द्वारा इस नियम के तहत सरकार गिरा देने के खतरे की तलवार मंत्रिपरिषद पर लटकती है और वह बेलगाम न हो पाए, समझे। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है,
तो अविश्वास प्रस्ताव बहुत जरूरी है, ताकि जो विपक्ष के जो नेता है ना, ठीक है ना, इसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आलतू फालतू अगर नियम कानून बना रहा है ना मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, तो अविश्वास प्रस्ताव ला देता है और सरकार को गिरा देने की क्षमता रखता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास के प्रश्न। तो पहला सवाल है, हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ से क्या यह ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, यह ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष के युवा में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि वे अपने मत का प्रयोग कर योग्य उम्मीदवार को चुन सकें। 18 साल का जो व्यक्ति होता है ना, लड़का लड़की, तो वो समझदार होते हैं, तो अपनी अच्छी समझ से अच्छे नेता को चुनते हैं जो जनता की भलाई के लिए काम करेगा। दूसरा सवाल है, लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। जनता की अपेक्षाओं यानी जनता कुछ चाहती है, तभी ना उस प्रतिनिधि को चुन करके लोकसभा में भेजती है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित समझाइए। तो लिखेंगे हाँ, मैं सहमत हूँ। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। लोगों को अपने अपने जनप्रतिनिधियों से काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ सड़क नहीं है तो इसको चुनेंगे ना तो ये सड़क बना देगा, हमारे यहाँ बिजली नहीं आता, राशन नहीं मिलता है ठीक से, तो ये क्या करेगा, हमारी समस्याओं को सुलझा देगा। इसलिए जनप्रतिनिधि को है ना चुनते हैं। वे उनसे अपनी हर समस्या का समाधान हक पूर्वक चाहते हैं। वो हक से मांगते हैं कि हाँ, हम वोट दे के जिताए हैं तो तुमको हम हमारी भलाई के लिए ना, हमारी भलाई के लिए काम करना पड़ेगा। अतः लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। तीसरा सवाल है, लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे, आम लोग अपने मत का प्रयोग कर, यानी अपने वोटिंग का जो अधिकार है ना, उसका प्रयोग कर संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजते हैं। ठीक है, विधानसभा यानी मुख्यमंत्री जहाँ पर कार्य उड़े करेंगे, यही प्रतिनिधि जनता के हित में शासन का कार्य करते हैं। ठीक है, अतः लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा और जो विधानसभा है ना, उसमें लोग तो सब जाके बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो ताकि जाके वहाँ पर बैठ सके और जनता की भलाई के लिए नियम कानून ला सके। चौथा सवाल है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों के गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, भारत में किसी भी दल को संसद में सरकार बनाने के लिए, संसद यानी यहाँ पर क्या है, क्या बोलते हैं, लोकसभा। तो लोकसभा में 543 सीट है, तो 543 कुल सीटों में कम से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। समझे, ये तो अभी आपको बताई है कुछ देर पहले। 543 में कम से कम चाहिए 272, ठीक है, ज़्यादा जितना मिल जाए। ठीक है, अतः संसद में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का अर्थ है कम से कम 272 सीटें प्राप्त करना, यानी लोकसभा का बात किया जा रहा है। किसी एक दल को अथवा गठबंधन के दलों को, समझे, एक दल को अगर 272 या से ज़्यादा नहीं मिला तो क्या किया जाता है? तो मान लेते हैं कि इसको मिला 250, तो इसको कितना चाहिए, 22 गो और चाहिए था ना, 272 होगा कम से कम। तो मान लेते हैं कि किसी दल के पास 25 गो है, ठीक है, 25 को प्रतिनिधि है चुना गया, तो बस इसको शामिल कर लेंगे, क्या ही है, और दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, 272 हो जाएगा। तो 272 चाहिए या 272 से ज़्यादा चाहिए, समझे। तो यहाँ 25 है, इसका चुना गया दूसरे दल का, तो 250 में शामिल हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा, 25 और 75, 75 और 275 हो जाएगा, तो 272 से ज़्यादा है, तो सही है। ठीक है, तो एक उदाहरण देखकर समझाइए, तो समझा दिए आपको। पांचवा प्रश्न देखिए, संसद मंत्रिपरिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रण करती है? ठीक है, मंत्रिपरिषद वही जिसके मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों का क्या होता है, समूह होता है। जैसे बता ना, कोयला मंत्री, गृह मंत्री, जितना मंत्री होते हैं सब रहते हैं, विदेश मंत्री, ये सब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, संसद मंत्रिपरिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रण करती है, इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों? तो देखिए, आपको पता होगा कि संसद में जो सरकार नहीं बना पाती है, ठीक है, वो भी बैठती हैं,
समझे, और जो सरकार बनाती है वो भी बैठती हैं, दोनों बैठती हैं, समझे। तो उत्तर लिखेंगे संसद मंत्री परिषद पर निम्न तरीकों से नियंत्रण करती है। पहला है प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना। तो जैसे मान लेते हैं कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, तुझे पूछा जाएगा कि हाँ ये जो इलाका है तो इसमें सड़क बहुत ख़राब है, तो कब से सड़क बनेगा, ठीक है आप बताइए, कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो सड़क मंत्री को है ना, सड़क परिवहन मंत्री को बताना पड़ेगा कि हाँ हम सोच रहे हैं, योजना ला रहे हैं, इतना खर्चा होगा, ठीक है। इस तरह से उनको क्या, उनको सतर्क किया जाएगा, नहीं काम कीजिए। तो पहला तरीका है प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना। दूसरा है सरकार की खराब नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना। तो तीसरा है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना। अगर लग रहा है कि नहीं सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, समझे, बहुत ही मनमानी तरीके से काम कर रही है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं सभी मिलके, और अगर उसके खिलाफ, ठीक है, सरकार के खिलाफ अगर ज़्यादा वोटिंग होता है तो सरकार क्या होती है, गिर जाती है और फिर से नया सरकार बनती है, ठीक है। तो उसके बाद बोला गया है कि कौन सा तरीका, तीनों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। तो लिखेंगे मुझे इनमें से अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका सबसे असरदार लगता है, क्योंकि इसी का डर रहता है सबसे ज़्यादा। आलोचना कर दिए तो ठीक है, वो आलोचना वो सह लेगा। प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछ लिए हैं तो ठीक है, सह लेगा। अगर वो कोई काम नहीं कर रहा था सुन लेगा, बोल देगा कि हाँ आप सूचना दे दिए हैं, हमको पता नहीं था, ठीक है इस पर काम करते हैं, ठीक है। सड़क बनाना है तो बनाते हैं, अपने आदमियों को भेजते हैं निगरानी करने के लिए, देखने के लिए कि हाँ कि सड़क कहाँ से कहाँ तक बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों को टाल सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आ गया ना तो बहुत दिक्कत है, बहुत डर लगता है कि कहीं सरकार ना गिर जाए। छठा सवाल है संसद के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे संसद के मुख्य कार्य निम्न हैं। पहला है विधायी कामकाज, विधायी यानी क्या, कानून बनाना। तो संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। दूसरा है वित्तीय कार्य यानी पैसे से संबंधित, संसद सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती है। सरकार को खर्च की गई राशि का हिसाब संसद को देना होता है, ठीक ना। तो सरकार है ना कितना खर्चा की है सड़क बनाने में, लोगों को बिजली उपलब्ध कराने में, कोई योजना है तो उसमें कितना खर्चा हुआ है और करने वाली है, ये सब हिसाब किताब है ना संसद को देना पड़ता है, ठीक है। तीसरा है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना। तो उत्तर लिखेंगे आगे संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है, समझे। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सातवां देखिए नीचे दी गई तालिका को अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर भरिए। तो ये सब खाली था तो भर दिए आपके लिए। तो देखिए सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा में कितना है, 543। सदस्यों का कार्यकाल कितना साल के लिए चुने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष, समझे। तो लोकसभा में बाकी जो मंत्री हैं वो भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। सदन का कार्यकाल, तो लोकसभा कितने साल तक चलता है, एक लोकसभा तो 5 साल तक चलता है, 5 वर्ष। चुनाव का तरीका क्या है, मतदान। तो लोग क्या करते हैं, मतदान करते हैं, और लोकसभा में जितने सदस्य बैठे हुए हैं ना 543 नेता, तो लोग चुनते हैं वोट के द्वारा, समझे। अगला है सभापति या अध्यक्ष के चुनाव का तरीका। लोकसभा में पता है एक अध्यक्ष होते हैं तो वही बोलते हैं, समझे। जैसे अटेंडेंस लेते हैं तो मैम नहीं बोलती है 1 रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, उसी प्रकार से किसी को प्रश्न पूछना रहता है ना तो सबको बारी बारी से वो नाम लेते हैं, हाजिर, समझे, तब वो सवाल पूछते हैं। तो वही बोले वही होते हैं अध्यक्ष, जिसको सभापति भी बोलते हैं। तो सभापति या अध्यक्ष के चुनाव का तरीका क्या है, तो संसद के प्रतिनिधियों के द्वारा आपस में चयन करके, समझे। तो लोग नहीं चुनते हैं अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति को, तो कौन चुनते हैं, संसद के जो प्रतिनिधि है ना आपस में मिलके चयन कर लेते हैं कि हाँ ये आदमी है, इसको अध्यक्ष बना दो, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।